सर्कस जब मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल डालता है तो इसके जाल में एक खूबसूरत सी लड़की फंस जाती है, जिसे देखकर सर्कस काफी हैरान रह जाता है। और जब इस लड़की के पास आकर देखता है तो ये जिंदा होती है, लेकिन पानी में होने की वजह से इस लड़की के लंग्स में पानी भर गया था। इसलिए सर्कस इसे होश में लाने की कोशिश करता है और फाइनली इस लड़की को होश आ जाता है। सर्कस इस लड़की से नाम और एड्रेस पूछता है, लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस लड़की की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए सर्कस इसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़की मना कर देती है। और जब सर्कस ज्यादा जिद करता है तो ये पानी में कूदने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर सर्कस इसकी बात मानकर इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता। ये लड़की किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए सर्कस इसे अपनी माँ के घर ले जाने का फैसला करता है। दरअसल सर्कस की माँ की डेथ के बाद ये घर एकदम खाली था और आसपास कोई भी घर नहीं था, इसलिए सर्कस इसे वहीं ले जाता है और अपना लंच इस लड़की को देकर अपनी बेटी के पास चला जाता है। सर्कस थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए उसकी एक्स वाइफ मोरा उस पर गुस्सा करती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मोरा थोड़ी गुस्सैल टाइप औरत है, इसलिए शायद दोनों का डिवोर्स भी हुआ था। सर्कस की एक बेटी भी है जिसका नाम है एनी। सर्कस अपनी बेटी एनी को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है। दरअसल एनी की किडनी खराब थी, इसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिला था और डोनर ना मिलने तक डायलिसिस करना पड़ता है। इसलिए सर्कस आज एनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन लेट होने की वजह से डॉक्टर्स डायलिसिस करने से मना कर देते हैं, पर फिर राजी हो जाते हैं। जब डायलिसिस चल रहा होता है तो एना सर्कस को एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। यहाँ सर्कस अपनी ही कहानियों से सुनाने लगता है और कहता है कि एक फिशरमैन के जाल में एक खूबसूरत सी लड़की फंस जाती है। ये सुन एनी कहती है कि क्या वो लड़की सल्की थी। दरअसल सल्की चिल्ड्रन के नॉवल का एक कैरेक्टर है जो अपनी दुनिया से यहाँ के लोगों के बीच में आती है। अगर सल्की अपना कोट जमीन के नीचे दफन कर देती है तो वो 7 साल इस दुनिया में रह सकती है। एनी सल्की की कहानी पर बहुत यकीन करती थी, इसलिए वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सर्कस की कहानी सुनती है, लेकिन सर्कस की स्टोरी अधूरी थी, इसलिए एनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज नर्स एनी को एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर देती है, जिसे देखकर एनी बहुत खुश हो जाती है और सर्कस एनी को लेकर घर आ जाता है, लेकिन अब भी मोरा उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोरा ड्रिंक भी करती है। खैर अगले दिन सर्कस उस लड़की से मिलने जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। कुछ देर के बाद सर्कस मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है, जिस पर ये लड़की भी साथ चलने के लिए कहती है। सर्कस इसे बताता है कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन ये लड़की जिद करके सर्कस के साथ चली जाती है। सर्कस फिशिंग करते वक्त इसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया। इस पर ये कहती है कि तुम मुझे ऑन्टीन पुकार सकते हो। ऑन्टीन को अपना पास याद था, लेकिन वो अपनी याददाश्त जाने का प्रिटेंड करती है कि जैसे उसकी याददाश्त चली गई है। ऑन्टीन जैसे ही गाना शुरू करती है वैसे ही सर्कस के जाल में बहुत ही अच्छी और बड़ी मछलियां फंसने लगती हैं और बैड लक गुड लक में बदल जाता है। ये देखकर सर्कस ऑन्टीन को हर बार साथ आने के लिए कहता है और साथ ही कुछ % शेयर करने की भी बात करता है। ऑन्टीन लोगों से नहीं मिलना चाहती थी। इस पर सर्कस कहता है कि तुम मुझसे भी तो मिलती हो ना। ऑन्टीन कहती है कि तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। ये जवाब सुनकर सर्कस को काफी अच्छा लगता है और वो टाउन से बाहर निकलकर ऑन्टीन के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाता है। सर्कस को ऑन्टीन का साइज पता नहीं था, इसलिए वो शॉप ओनर के साइज के ही कपड़े खरीद लेता है और कुछ पर्सनल कपड़े चोरी करके यहाँ से ले जाता है। इसके बाद सर्कस अपनी बेटी एनी से मिलने जाता है और यहाँ फिर से वो अधूरी कहानी सुनाने लगता है। सर्कस एनी को बताता है कि वो जो लड़की पानी से निकल कर आई थी उसके पास मैजिक था, वो गाना गाकर मछलियों को अपने पास बुला सकती थी। एनी कहती है कि वो सल्की पानी में रहकर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती है। कुछ टाइम एनी के साथ स्पेंड करने के बाद सर्कस घर आ जाता है और ऑन्टीन के लिए लाए हुए कपड़े उसे दे देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। ऑन्टीन सर्कस के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि आप मुझे यहाँ कब तक रहने देंगे। ये सुनकर सर्कस कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर यहीं रखने के लिए रेडी हूँ। ऑन्टीन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इधर एनी अपनी फादर की बताई हुई स्टोरी को काफी सीरियसली ले लेती है और इस स्टोरी को आगे और डिटेलिंग में जानने के लिए एक लाइब्रेरी चली जाती है और यहाँ स्टोरी के बारे में जानने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम सर्कस को देखते हैं जो कि आज चर्च में कन्फेशन करने के लिए आया था। सर्कस पहले काफी अल्कोहल कंज्यूम करता था, लेकिन 2 साल पहले इसने अल्कोहल छोड़ दी। सर्कस यहाँ की हुई चोरी के बारे में और ऑन्टीन के बारे में सब कुछ सच बता देता है। प्रीस्ट को भी ऑन्टीन की बात सुनकर काफी अजीब लगता है, इसलिए वो सर्कस को टाइम टू टाइम स्टोरी बताने के लिए कहता है। एक दिन एनी सर्कस के घर आ जाती है और स्विमिंग करती हुई ऑन्टीन से मिलती है। दरअसल एनी जानती थी कि सर्कस जरूर उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो सच जानने के लिए यहाँ पे आ जाती है और ऑन्टीन से कहती है कि क्या तुम अपनी मैजिकल पावर से मुझे ठीक कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास एक कोट भी है, अगर तुम उसे दफना दोगी तो तुम 7 साल और यहाँ पे रह सकती हो। ऑन्टीन को समझ में नहीं आता कि आखिर एनी किस कोट की और कौन सी पावर की बात कर रही है। एनी बहुत ज्यादा बातूनी थी, इसलिए वो ऑन्टीन को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देती। इधर हम सर्कस को देखते हैं जो कि एनी की बताई हुई स्टोरी को जानने के लिए लाइब्रेरी आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कस को शक था कि ऑन्टीन दूसरी दुनिया से आई है। एनी के क्लासमेट्स जब एनी की नई व्हीलचेयर देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये लोग एनी का काफी मजाक बनाते हैं। एक क्लासमेट तो एनी की व्हीलचेयर पर ही बैठ जाती है और फिर उसे पानी में फेंक देती है, लेकिन एनी कुछ नहीं कहती क्योंकि एनी काफी समझदार थी, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहती है। इसके बाद हमें सर्कस के टाउन में ही एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो कि ऑन्टीन की तलाश में आया था। अगले दिन सर्कस ऑन्टीन को फिर से अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है और यहाँ ऑन्टीन शिप चलाना भी सीखती है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं। और फिर ऑन्टीन गाना गाना शुरू करती है और सर्कस के जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। जो मछलियां नॉर्मल नेट में नहीं आ सकती वो भी आ चुकी थी। इसी बीच कुछ गार्ड सर्कस की शिप चेक करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सर्कस ऑन्टीन को छुपा देता है। जाल में इतनी सारी मछलियों को देखकर ये गार्ड्स पूछते हैं कि आखिर तुम इस नॉर्मल सी नेट से कैसे ये मछलियां पकड़ सकते हो। जब ये लोग आसपास चेकिंग करते हैं तो इन्हें नीचे छुपी हुई ऑन्टीन भी मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग सर्कस से सवाल जवाब करने लगते हैं। सर्कस कहता है कि क्या किसी लड़की को लाना जुर्म है। इस पर गार्ड्स के पास कोई भी जवाब नहीं होता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सर्कस को डर था कि अब ऑन्टीन के बारे में पूरे टाउन को पता चल जाएगा, क्योंकि ये टाउन बहुत ही छोटा था, यहाँ पर छोटी छोटी बात भी फैल जाती थी।
इसलिए सर्कस ऑन्डीन से कहता है कि अब सब लोग तुम्हारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन्डीन भी अब सबके सामने आ जाती है और सभी लोगों की नजर ऑन्डीन पर टिकी होती है, जिससे ऑन्डीन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि ऑन्डीन को लगता था कि वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन सर्कस उसकी तारीफ करता है। दोनों टाउन में घूमने जाते हैं और रास्ते में इन्हें एनी भी मिलती है। इसके बाद ऑन्डीन शॉप में जाती है, क्योंकि सर्कस जो कपड़े लाया था वो फिट नहीं थे, इसलिए ऑन्डीन अपने साइज के कुछ कपड़े खरीदती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। कभी एनी को यही लगता है कि ऑन्डीन की दुनिया के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी एनी ऑन्डीन को एक सी क्रिएचर समझ रही थी। एक दिन जब एनी और ऑन्डीन साथ होते हैं तो ऑन्डीन एनी को स्विमिंग कराती है, जिससे एनी को काफी अच्छा लगता है। इसी बीच ऑन्डीन को पानी से एक नेट में कुछ सामान मिलता है, जिसे देखकर एनी को लगता है कि ये ऑन्डीन का कोट है, इसलिए वो ऑन्डीन को कहती है कि हम इसे दफना देते हैं, फिर तुम 7 साल तक यहाँ पे रह सकती हो। ऑन्डीन भी इसे दफना देती है और फिर एनी ऑन्डीन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है और हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर ऑन्डीन का हस्बैंड है। एक दिन टाउन में छोटा सा फंक्शन होता है, जिसमें ऑन्डीन का हस्बैंड भी था। एनी ऑन्डीन की पावर देखना चाहती थी, इसलिए वो पानी में कूद जाती है और ऑन्डीन इसे जल्दी से पानी में कूद कर बचा लेती है और यहाँ ऑन्डीन को उसका हस्बैंड भी देख लेता है। सर्कस जब एनी को घर लाता है तो मौरा इसके ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सर्कस ऑन्डीन की वजह से एनी पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब ऑन्डीन और सर्कस घर आ जाते हैं और ऑन्डीन सर्कस से पूछती है कि तुम्हारा नाम सिरक्यूज है, तो फिर तुम्हें लोग सर्कस क्यों कहते हैं? इस पर सर्कस कहता है कि पहले मैं सर्कस में काम करता था इसलिए, लेकिन फिर मैंने सर्कस में काम करना बंद कर दिया और साथ में ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। ऑन्डीन के पूछने पर सर्कस स्टोरी बताता है कि एक दिन मौरा और मैं काफी ड्रंक थे, जबकि एनी जमीन पर बेहोश पड़ी रही थी, इसलिए मैंने एनी का ध्यान रखने के लिए शराब छोड़ दी और मैं एक फिशरमैन हूँ, इसलिए मुझे एनी की कस्टडी भी नहीं मिली। दोनों यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ऑन्डीन और अपने रिश्ते के बारे में सर्कस सब कुछ प्रीस्ट को भी बताता रहता है। इधर ऑन्डीन का हस्बैंड ऑन्डीन के बारे में जानने के लिए सर्कस के पास आता है, लेकिन सर्कस उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो डायरेक्ट घर आ जाता है। इसे देखकर एनी घर के पिछले रास्ते से भाग जाती है। सर्कस ऑन्डीन को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और ऑन्डीन कहती है कि काश मैं एनी की बीमारी ठीक कर पाती। इधर मौरा, उसका हस्बैंड और एनी कार से घर आ रहे होते हैं, लेकिन ड्रंक होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हस्बैंड की तो डेथ हो जाती है, लेकिन एनी और मौरा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहीं ऑन्डीन और सर्कस भी आ जाते हैं। मौरा के हस्बैंड की किडनी एनी से मैच हो रही थी, इसलिए एनी को किडनी मिल जाती है और यहाँ ऑन्डीन की विश पूरी हो जाती है। अगले दिन मौरा खुद को इस सब सिचुएशन का जिम्मेदार मानकर सर्कस को एनी की जिम्मेदारी सौंप देती है, लेकिन कहती है कि तुम्हें ऑन्डीन को दूर करना होगा। सर्कस न चाहते हुए मौरा की बात मान लेता है और रात को ऑन्डीन को वहीं छोड़ आता है जहाँ से वो लाया था उसे। लेकिन सुबह प्रीस्ट जब सर्कस को दुखी हालत में देखता है तो ऑन्डीन को वापस लाने के लिए कहता है और सर्कस भी ऑन्डीन को लेने चला जाता है। यहाँ ऑन्डीन अपने पास के बारे में बताती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी और एक गैंगस्टर मेरी हेल्प से ड्रग सप्लाई करता था और एक दिन मुझे और मेरे हस्बैंड को पुलिस ने घेर लिया। हस्बैंड ने मुझे पानी से तैरकर ड्रग सेव करने के लिए भेज दिया और इस तरह मैं तुम्हारे जाल में आ गई। जब ये दोनों घर आते हैं तो ऑन्डीन के हस्बैंड के साथ ड्रग बेचने वाला एक आदमी आता है, जो धमकाकर ऑन्डीन से ड्रग्स मांगता है। एनी वही जाल निकालने जाती है जो एनी और उसने दफनाया था, उसी में ड्रग्स थे, लेकिन वो यहाँ नहीं होते, क्योंकि एनी ने उसे दूसरी जगह छुपा दिया था ताकि एनी यही धरती पर रहे। आखिरकार ऑन्डीन वो ड्रग्स गैंगस्टर को दे देती है और पानी में अपने हस्बैंड को धक्का देकर मार देती है, क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। ऑन्डीन दूसरे देश की थी, इसलिए पुलिस उसे वापस भेजने का इंतजाम करती है, लेकिन सर्कस ऑन्डीन से शादी करके उसे यहीं अपने साथ रख लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।